हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। पिछली क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटनाओं के बारे में पढ़े थे, जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को समझे थे। आज हम लोग समझेंगे कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर को भी पढ़ेंगे, और लास्ट में ओवीपेरस, विविपेरस और एक ओवोविविपेरस एनिमल्स क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे। पिछली क्लास से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस जीव में होता है, उस जीव का नाम बताइए जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। उस एनिमल का नाम बताइए जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। आंसर आप कमेंट करके बताइए, आंसर हम चेक करेंगे। नोट्स लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मधुमक्खी का छत्ता मैं आप सबको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मधुमक्खी में होता है पार्थेनोजेनेसिस। मधुमक्खी में होता है पार्थेनोजेनेसिस। अब ये पार्थेनोजेनेसिस क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है। पार्थेनोजेनेसिस हम लोग समझते हैं कि ये पार्थेनोजेनेसिस है क्या। जब एक फीमेल गैमेट, ठीक है ना, एक फीमेल गैमेट, एक जो है फीमेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन के ही, नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और ये विकसित होकर के बना ले एक ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना, एक संतान बना लेगा। एक फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन के ही विकसित होकर के बना लेगा संतान, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इसी प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। यही प्रोसेस क्या कहला गया, पार्थेनोजेनेसिस। इसका परिभाषा लिख देते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के एक फीमेल गैमेट, नहीं लिखा रहा है क्या, बिना फर्टिलाइजेशन के एक फीमेल गैमेट से ऑफस्प्रिंग यानी संतान उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या लिखे, बिना फर्टिलाइजेशन के एक फीमेल गैमेट से ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होने की प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। याद रखना है कि एक मेल गैमेट अकेला कभी भी संतान के रूप में विकसित नहीं हो सकता है, लेकिन एक फीमेल गैमेट कभी कभी अकेले संतान के रूप में विकसित हो सकता है। आखिर मेल गैमेट क्यों नहीं अकेले संतान बना सकता है, क्योंकि मेल गैमेट बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा सेल होता है। जैसे ह्यूमन का मेल गैमेट जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। स्पर्म जो होता है वो मनुष्य के शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा से छोटा सेल क्या है, वो है स्पर्म। और सबसे बड़ा सेल, मनुष्य के शरीर का सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है, ओवम, फीमेल गैमेट। और वो जो न्यूरॉन होता है ना, वो लॉन्गेस्ट सेल होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा सेल है स्पर्म, और सबसे बड़ा सेल है ओवम। तो चूंकि स्पर्म बहुत बहुत छोटा होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत कम मात्रा में रहता है, नहीं के बराबर रहता है। साइटोप्लाज्म के अभाव के कारण एक
एक मेल गेमिट अकेला कभी भी संतान के रूप में विकसित नहीं हो पाएगा, लेकिन फीमेल गेमिट बड़ा होता है, उसके पास साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, इसलिए कभी कभी एक फीमेल गेमिट अकेला संतान के रूप में विकसित हो जाता है, और यही प्रोसेस कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। पार्थेनोजेनेसिस का जो एग्जाम्पल है, पार्थेनो कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। पार्थेनोजेनेसिस का जो एग्जाम्पल है, एक तो है हनी बी, हनी बी यानी कि मधुमक्खी, ठीक है ना। एक पक्षी है जिसका नाम है टर्की, एक पक्षी है जिसका नाम है टर्की। कुछ छिपकली भी है, सम लिजार्ड्स, सम लिजार्ड्स मतलब क्या, छिपकली, ठीक है ना। एक और क्या होता है, हनी बी हो गया, टर्की हो गया, सम लिजार्ड्स हो गया, और एक रोटीफर्स नाम का भी एनिमल होता है, ठीक है ना, ETC। ये सब में पार्थेनोजेनेसिस देखा जाता है। तो अब ये बताना है कि पार्थेनोजेनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक फीमेल गेमिट अकेला संतान का रूप लिया है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलें या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलें, इसको कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो पार्थेनोजेनेसिस है ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पार्थेनोजेनेसिस एक क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना। पार्थेनोजेनेसिस से क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गेमिट तो बन रहा है, फीमेल गेमिट से संतान बना, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाने के लिए फर्टिलाइजेशन का होना जरूरी है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फर्टिलाइजेशन हो गया तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो जब बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक फीमेल गेमिट अकेला संतान का रूप लेगा, संतान के रूप में विकसित होगा, ये प्रोसेस कहलाएगा पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन होता है। इसको हम लोग और बेहतर तरीके से समझते हैं, ध्यान देना ठीक से। हनी बी, मधुमक्खियां, मधुमक्खी के एक छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है। मधुमक्खी के एक छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियां होती है, जिसमें से कितने प्रकार की मधुमक्खियां होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन, तो एक पूरे छत्ते में एक ही पीस रानी मधुमक्खी होती है, एक ही पीस रानी यानी कि क्वीन है, और ये फीमेल होती है, ये होती है फीमेल, ठीक है ना, ये होती है फीमेल, एक ही पीस होती है। 5-7 पीस मेल हनी बी, नर मधुमक्खी होता है, जिसको कहते हैं ड्रोन, जिसको बोलते हैं क्या, ड्रोन, ठीक है ना। ये ड्रोन कैमरा नहीं है, इसको मतलब नर मधुमक्खी को क्या बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं। तो ये हो गया मेल, ये क्या हो गया, मेल। और अधिकांश मधुमक्खियां जो होती है वो है स्टेराइल फीमेल, बांझ मादा है फीमेल, लेकिन उसमें ओवम बनाने की क्षमता नहीं है। स्टेराइल फीमेल, बांझ मादा है, उसको वर्कर्स कहते हैं, उसको बोलते हैं वर्कर्स, उसको बोलते हैं वर्कर्स। तो वर्कर्स जो होती है ये होती है स्टेराइल फीमेल, स्टेराइल फीमेल। स्टेराइल फीमेल का मतलब क्या, बांझ मादा है ये, ठीक है ना, मादा तो है, फीमेल तो है, लेकिन ओवम बनाने की क्षमता इसमें नहीं है। तो एक मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है, एक पूरे छत्ते में एक ही पीस रानी मधुमक्खी होती है, वो है फीमेल, इसमें ओवम बनाने की क्षमता है, और 5-7 पीस नर मधुमक्खी होता है, मेल हनी बी, जिसको बोलते हैं ड्रोन, तो ये मेल हो गया। और अधिकांश मधुमक्खियां जो है वो है वर्कर्स, कार्य करता है।
ये स्ट्राइल फीमेल होती है, बांझ मादा होती है। वर्कर्स मधुमक्खी का ही काम है शहद बनाना, हनी का निर्माण, शहद का निर्माण कौन करती है? कार्यकर्ता, वर्कर्स मधुमक्खी करती है। अब देखते हैं, ये जो रानी मधुमक्खी है इसका शरीर होता है डिप्लॉइड 2n, जिसमें क्रोमोसोम होता है 32। नर मधुमक्खी का शरीर होता है हैप्लॉइड n, जिसमें क्रोमोसोम होता है 16। और वर्कर्स जो है इसका शरीर डिप्लॉइड होता है 2n, जिसमें क्रोमोसोम होगा 32। ये बात समझ में आ रहा है? डिप्लॉइड सेल का मतलब है जिस सेल में क्रोमोसोम जोड़े के रूप में रहता है उसको बोलते हैं डिप्लॉइड सेल, और डिप्लॉइड सेल को दर्शाते हैं 2n से। 2n का मतलब क्रोमोसोम जोड़े के रूप में है, 2 क्रोमोसोम एक साथ, फिर 2 क्रोमोसोम एक साथ, फिर 2 क्रोमोसोम एक साथ। तो रानी मधुमक्खी का जितना भी बड़ी सेल है सब में क्रोमोसोम जोड़े के रूप में रहेगा। तो रानी मधुमक्खी का बड़ी सेल हो गया डिप्लॉइड 2n, जिसमें टोटल क्रोमोसोम कितना होगा? 32 होगा, 32 क्रोमोसोम होगा। नर मधुमक्खी जो ड्रोन है इसका शरीर होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब है क्रोमोसोम सिंगल सिंगल रहेगा, सेल के अंदर क्रोमोसोम सिंगल सिंगल रहेगा, जोड़े के रूप में नहीं रहेगा, सिंगल सिंगल रहेगा। उस सेल को कहते हैं हैप्लॉइड सेल, और हैप्लॉइड सेल को दर्शाता है n से। और n में यानी हैप्लॉइड में क्रोमोसोम की संख्या हमेशा डिप्लॉइड सेल की आधी होती है। जब डिप्लॉइड में 32 तो हैप्लॉइड में उसका आधा कर दिया जाए, कितना? 16 होगा। रानी ये जो वर्कर्स जो है इसमें भी ये भी डिप्लॉइड होती है, और इसमें क्रोमोसोम कितना होगा? 32 होता है। अब आगे ध्यान देना है, ये जो रानी मधुमक्खी है इसमें जब फीमेल गैमेट यानी कि ओवम का निर्माण होगा, जब इसमें ओवम का निर्माण होगा, जब इसमें ओवम बनेगा तो उस ओवम को हम एग लिख देते हैं, ठीक है ना? उस ओवम को क्या बोल दिए? एग। ये एग जो है ना, इस एग का मतलब है अनफर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अनफर्टिलाइज्ड एग। ये फीमेल गैमेट ही है। ये एग का क्या मतलब? फीमेल गैमेट है। तो यहां पर कौन सा सेल डिवीजन हुआ होगा? कौन सा सेल डिवीजन हुआ होगा? हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, जब पेरेंट का शरीर डिप्लॉइड हो 2n तो गैमेट बनता है मियोसिस के द्वारा। तो यहां पर हुआ है मियोसिस सेल डिवीजन, यहां हो गया है मियोसिस सेल डिवीजन। और ये जो एग बना यानी कि जो फीमेल गैमेट बना, ये हो गया हैप्लॉइड n, और n में क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये भी हो गया n, क्रोमोसोम हो जाएगा 16, होगा कि नहीं? नर मधुमक्खी जो है ड्रोन, इसमें जब स्पर्म बनेगा, मेल गैमेट या स्पर्म बनेगा, इसमें स्पर्म बनेगा, इसमें क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। तो स्पर्म जो है वो तो हैप्लॉइड होता है ना, स्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, n होगा, और इसमें क्रोमोसोम कितना होगा? 16 होगा। मतलब ये कि यहाँ पर कौन सा सेल डिवीजन होगा? हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में कि जब पेरेंट का शरीर हैप्लॉइड हो तो उसमें गैमेट का निर्माण माइटोसिस के द्वारा होता है। तो यहाँ पर मियोसिस नहीं होगा, यहाँ होगा माइटोसिस, ठीक है ना? यहाँ पर होगा माइटोसिस। माइटोसिस हुआ है तब ना 16 का 16 क्रोमोसोम रह गया। अगर मियोसिस हो जाएगा तो यहाँ 16 का आधा 8 हो जाएगा। तो यहाँ गैमेट में, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है, और हैप्लॉइड सेल में मियोसिस हो भी नहीं सकता है। तो यहाँ ये जो ड्रोन है, नर मधुमक्खी है, इसमें माइटोसिस के द्वारा ही स्पर्म का निर्माण होगा, ठीक है? और यहाँ वर्कर्स में तो गैमेट बनेगा नहीं, क्योंकि वो तो स्टेराइल है, बांझ है, उसमें है तो फीमेल, लेकिन कि फीमेल गैमेट नहीं बनेगा क्योंकि वो बांझ है, ठीक है? अब देखते हैं, जब एक स्पर्म और ओवम एक दूसरे से जुड़ेगा, जब स्पर्म और ओवम एक दूसरे से जुड़ेगा मतलब करेगा क्या? फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ यहाँ? फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म और ओवम आपस में जुड़ेगा और होगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? जायगोट, जायगोट से फिर एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से फिर बच्चे का निर्माण होगा। तो वो जो संतान बनेगा, ऑफ स्प्रिंग, ये जो ऑफ स्प्रिंग बनने वाला है, ये जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा, ये हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? क्या होगा?
स्पर्म में 16 क्रोमोसोम, ओवम में 16 क्रोमोसोम मिल करके बच्चे का निर्माण किया करेगा, तो बच्चे में आ जाएगा 16 16 32 क्रोमोसोम। हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड हो जाएगा, एन एन मिलकर 2n हो जाएगा, तो बच्चे में हो गया क्रोमोसोम कितना 2n, और क्रोमोसोम ऐसे डिप्लॉइड होगा 2n, और क्रोमोसोम हो गया कितना 16 दूना 32, 32 क्रोमोसोम हो गया। अब 32 क्रोमोसोम वाला ये जो ऑफस्प्रिंग है, ये जो संतान है, ये इस तीनों में से क्या होगा, क्या हो सकता है? 32 क्रोमोसोम हम देखते हैं कि रानी मधुमक्खी में है, 32 क्रोमोसोम कार्यकर्ता वर्कर्स में है, लेकिन ड्रोन नर मधुमक्खी में कितना क्रोमोसोम है? 16 क्रोमोसोम है। तो यहां तो हो गया कितना 32, तो 32 क्रोमोसोम होने के कारण ये बच्चा या तो रानी होगी या तो कार्यकर्ता होगी। रानी मधुमक्खी या कार्यकर्ता, ये नर मधुमक्खी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि नर मधुमक्खी में कितना क्रोमोसोम होता है? 16, और यहां पर ऑफस्प्रिंग संतान में कितना आ गया? यहां तो आ गया है 32। तो जब 16 क्रोमोसोम होगा तब ना ड्रोन बनेगा, लेकिन यहां तो स्पर्म हम जुड़ा है, 16 16 मिलकर के 32 हो गया, एन एन मिलकर 2n हो गया, तो 32 क्रोमोसोम वाला या तो रानी होगी या तो वर्कर्स होगी, है ना। तो ये या तो रानी है क्वीन या वर्कर, ठीक है ना। ये बच्चा या तो रानी बन जाएगी या तो कार्यकर्ता बन जाएगी, ठीक है ना। तो फिर नर मधुमक्खी का निर्माण कैसे होगा? जब भी स्पर्म ओवम से जुड़ेगा, तो स्पर्म के पास 16 क्रोमोसोम, ओवम के पास भी 16 क्रोमोसोम, तो बच्चे में 16 16 मिलकर के 32 हो ही जाएगा। और 32 यदि हो जाता है तो वो बच्चा या तो रानी बन जाएगी या तो कार्यकर्ता बन जाएगी। नर मधुमक्खी कब बनेगा, ड्रोन कब बनेगा? जब उसमें कितना क्रोमोसोम हो? 16। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो बच्चे में 32 क्रोमोसोम हो जाएगा, और 32 क्रोमोसोम वाला बच्चा नर मधुमक्खी नहीं हो सकता है, वो या तो रानी या तो कार्यकर्ता बनेगी। नर मधुमक्खी का निर्माण कैसे होगा? तो नर मधुमक्खी बनता है पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा। जो पार्थेनोजेनेसिस का परिभाषा भी हम लोग पढ़े थे कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक फीमेल गेमिट अकेले संतान के रूप में विकसित हो जाता है, वो प्रोसेस कहलाता है क्या? पार्थेनोजेनेसिस। तो यहां पर नर मधुमक्खी बनेगा पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा। अब देखना है कैसे बनेगा। ये जो एग है, ये जो फीमेल गेमिट है, एग है, ये अकेला ही माइटोसिस करना शुरू कर देगा, अकेला ही सेल डिवीजन करना शुरू किया। जनरली क्या होता है, एक स्पर्म ओवम से जुड़ता है, तब जाकर के जायगोट बनता है, जायगोट में फिर माइटोसिस डिवीजन होगा, और तब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, फिर बच्चे का जन्म होता है। जायगोट बनने के बाद माइटोसिस डिवीजन होगा। एक फीमेल गेमिट में या एक मेल गेमिट में अकेले माइटोसिस प्रायः नहीं होता है, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया में क्या होगा? एक फीमेल गेमिट है, बिना फर्टिलाइजेशन के माइटोसिस करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। ये जो एग है, ये बिना फर्टिलाइजेशन के क्या करना शुरू किया? माइटोसिस सेल डिवीजन करना शुरू किया। नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, और होने लगा यहां क्या होने लगा? माइटोसिस सेल डिवीजन। क्या होने लगा? माइटोसिस सेल डिवीजन, और विकसित हो जाएगा एक संतान, विकसित हो जाएगा एक संतान, ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, और यही प्रोसेस कहला जाएगा क्या? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? पार्थेनोजेनेसिस। तो ये जो संतान बनेगा, ये जो संतान बनेगा, चूंकि एक अकेला फीमेल गेमिट संतान का रूप लिया है, माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ है, तो ये भी हैप्लॉइड होगा, क्रोमोसोम 16 रहेगा, क्रोमोसोम 16 रहेगा, और यही हो जाएगा क्या? ड्रोन। यही क्या होगा? ड्रोन, यानी कि मेल मधुमक्खी ड्रोन का निर्माण हो गया। बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक फीमेल गेमिट अकेला संतान बनाया, यही प्रोसेस कहलाता है क्या? पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस समझ में आया? इसको स्ट्रक्चर को देख लीजिए एक बार ठीक से।
पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक फीमेल गैमेट अकेला संतान के रूप में विकसित हो जाता है। पार्थेनोजेनेसिस क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जो चैप्टर के शुरू में पढ़े थे कि अलैंगिक जनन में एक जनक अकेला संतान उत्पन्न करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट अकेला संतान उत्पन्न करता है, और वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रायः दो पेरेंट्स भाग लेते हैं, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट, यानी कि एक फादर और एक मदर, और दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तब जाकर के बच्चे का जन्म होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या अंतर है, अंतर को हम लोग देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या अंतर होता है, इसको समझते हैं। एक तरफ लिखा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तरफ लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। वन पेरेंट, इधर लिखे हैं टू पेरेंट, मतलब ये कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट भाग लेता है, एक पेरेंट अकेला संतान उत्पन्न करेगा, एक जीव अकेला संतान उत्पन्न करेगा। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स भाग लेते हैं, एक मेल पेरेंट या फादर और दूसरे फीमेल पेरेंट या मदर। दो पेरेंट्स, प्रायः दो पेरेंट्स के सहयोग से बच्चे का जन्म होता है। वैसे हम लोग पढ़े थे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि अकेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं। जो हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स होगा, जो द्विलिंगी जीव होगा, जैसे कि हमारे पेट में जो है कृमि हो जाता है जिसको बोलते हैं टेपवर्म। टेपवर्म ऐसा एनिमल है जो अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अकेला, एक जीव अकेला भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन एक जनरल भाषा में हम कहते हैं, तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट संतान उत्पन्न करेगा अकेला, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रायः दो पेरेंट्स के सहयोग से बच्चे का जन्म होता है। सेकेंड पॉइंट है गेमिट फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट फॉर्मेशन नहीं होता है, गेमिट्स का निर्माण नहीं होता है। तो प्रायः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट्स नहीं बनेगा, लेकिन कभी कभी, जैसे कभी तुरंत हम लोग पढ़े पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन उसमें गेमिट का निर्माण होता है। तो कभी कभी अलैंगिक जनन के दौरान भी गेमिट बन जाता है। तो यह एक जनरल भाषा में आंसर लिखा गया है कि गेमिट फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब गेमिट्स का निर्माण अलैंगिक जनन के दौरान नहीं होता है। इधर गेमिट फॉर्मेशन होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान तो गेमिट का निर्माण जरूर होगा, निश्चित रूप से गेमिट्स का निर्माण होगा। तीसरा पॉइंट है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये बात तय है। अगर गेमिट बन भी जाएगा ना तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। इसके बाद इसमें लिखा है ओनली माइटोसिस, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान केवल माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। अलैंगिक जनन के दौरान केवल सिर्फ माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, मियोसिस सेल डिवीजन यहां पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन होने के बाद जो सेल बनेगा वो गेमिट्स होगा, और अलैंगिक जनन में प्रायः गेमिट्स बनता ही नहीं है। तो जब एक जीव अकेला संतान बनाएगा बिना गेमिट का निर्माण किए, तो गेमिट बना ही नहीं, तो मियोसिस तो हुआ नहीं। यानी अलैंगिक जनन के दौरान जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो केवल माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रकार का सेल डिवीजन होता है। जब गेमिट बनना होगा, स्पर्म बने, ओवम बने, तो गेमिट का निर्माण प्रायः मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है। गेमिट्स का निर्माण प्रायः गेमिट बनने के टाइम में प्रायः कौन सा सेल डिवीजन होगा? मियोसिस। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट बनेगा, तो जायगोट से एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट होता है, जायगोट से एम्ब्रायो विकसित जो होगा, उस दौरान जायगोट में कौन सा सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस।
ठीक है ना। तो गैमेट बनाने के लिए कौन सा सेल डिवीजन होना है, मियोसिस, और जायगोट से एम्ब्रायो को विकसित करने के लिए कौन सा सेल डिवीजन होना है, माइटोसिस। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रकार का सेल डिवीजन होता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है रिप्रोडक्टिव यूनिट। रिप्रोडक्टिव यूनिट ये क्या चीज है, इसको हम लोग समझते हैं। रिप्रोडक्टिव यूनिट हिंदी में कहते हैं जनन इकाई। रिप्रोडक्टिव यूनिट ये क्या चीज है, वह छोटा से छोटा संरचना जो कि बच्चे के निर्माण में भाग लेता है। वह छोटा से छोटा संरचना जो कि बच्चे के निर्माण में भाग लेता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट। वह छोटा छोटा रचना जो रिप्रोडक्शन में भाग लेगा, जो संतान के निर्माण में भाग लेगा, उसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो पहले इधर देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वह कौन सा छोटा छोटा रचना है जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेगा, जो संतान के निर्माण में भाग लेगा। तो सिंपल सी बात है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल फीमेल गैमेट ही ना होता है जो कि एक दूसरे से जुड़ करके बच्चे का निर्माण करेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो कहला गया मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होगा, इसमें तो गैमेट का निर्माण होगा नहीं, तो फिर हम रिप्रोडक्टिव यूनिट किसको कहेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो पेरेंट का संपूर्ण शरीर या कोई खंड हो सकता है। क्या मतलब है इसका, जैसे एक गुलाब का पौधा है, उसके एक डंठल को काटे और रोप दिए, एक नया पौधा लग गया। तो गुलाब के पौधे के एक डंठल से, एक तना के टुकड़े से नया पौधा लग गया ना। तो गुलाब के पौधे में बहुत ही सारा तना था, एक तना काटे, एगो टुकड़ा काटे, एक खंड काटे, जीव के शरीर का एक खंड काटे और उसको कहीं पे रोप दिए, नया पौधा लग गया। तो वो गुलाब के का वो जो तना था, जिस तना से हम नया पौधा तैयार कर लिए, हम उस तना के टुकड़े को ही क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव यूनिट। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्टिव यूनिट पेरेंट के शरीर का कोई खंड हो सकता है। पेरेंट के शरीर का कोई खंड हो सकता है। इसके बाद अगर अमीबा की बात करें, बाइनरी फिजन, द्विखंडन की बात करते हैं। एक अमीबा सूक्ष्मजीव है, पूरा का पूरा अमीबा का शरीर विभाजन कर गया और दो अमीबा बना लिया। तो एक अमीबा का पूरा शरीर ना विभाजन कर गया, अमीबा का शरीर तो एक ही सेल का बना होता है, उसके पास और क्या है, कुछ नहीं है, बस सिंगल सेल है। तो पूरा का पूरा सेल, पूरा का पूरा अमीबा का कोशिका विभाजन कर गया और बना लिया दो अमीबा, रिप्रोडक्शन तो हो गया। लेकिन यहां पर अमीबा का पूरा शरीर भाग ले लिया। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है वो पेरेंट का संपूर्ण शरीर हो सकता है या फिर कोई खंड हो सकता है, कोई टुकड़ा हो सकता है। यह बात समझ में आ गया। इसके बाद अगला पॉइंट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उत्पन्न होने वाला जो संतान होता है, हाँ, ये संतान पेरेंट के समान होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी संतान बनेगा वो सब संतान आपस में भी समान होगा और अपने पेरेंट के भी समान होगा, कोई वेरिएशन उत्पन्न नहीं होता है। बच्चा हूबहू पेरेंट के समान होगा। तो हम ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं, ऐसे संतान को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ऐसे संतान को क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन के दौरान जितना भी संतान बनेगा वो सभी संतान आपस में भी समान होगा और अपने पेरेंट के भी समान होगा, हूबहू समान, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली रूप से समान होगा। तो ऐसे संतान को क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी संतान बनेगा वो संतान अपने पेरेंट से गुण में थोड़ा सा अलग जरूर हो जाएगा, विभिन्नता उत्पन्न हो जाता है। तो यहां लिखे हैं संतान पेरेंट से भिन्न होगा। इस भिन्नता को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएशन। इस भिन्नता के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वेरिएशन। वेरिएशन यानी कि विविधता या विभिन्नता, यानी कि संतान हो जाएगा अपने पेरेंट से थोड़ा सा अलग, संतान में कुछ नया गुण देखा जाएगा। माता पिता का गुण तो बच्चे में जाएगा ही, लेकिन संतान में कुछ ऐसा कैरेक्टर्स विकसित हो जाएगा जो कि पेरेंट में होता नहीं है, जो माता पिता में था नहीं, ऐसा लक्षण बच्चे में देखा जाता है।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाला जो भी संतान होगा वो हूबहू अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी संतान बनेगा वो अपने पेरेंट से गुण में भिन्न होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी संतान बनेगा वो हूबहू अपने पेरेंट के समान होगा। और भी कुछ अंतर है। लेक्चर के लास्ट में सारे पेज का स्क्रीनशॉट हम क्लिक करवा देंगे। वैसे नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 7 नंबर में है इवोल्यूशन विकास में सहायक नहीं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन विकास में सहायक नहीं होता है। अब विकास के मतलब को समझते हैं, लेकिन इधर लिखा है इवोल्यूशन विकास में सहायक होता है। अब ये विकास क्या चीज है, विकास का क्या मतलब है? हमारा पूर्वज बंदर हुआ करता था। आज से 1.5 करोड़ वर्ष पहले हमारा जो सबसे प्राचीनतम पूर्वज हुआ करता था वो था बंदर। ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस नाम का 2 तरह का वानर हुआ करता था, ठीक है ना। और इस बंदर में हुआ करता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बंदर में होता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल फीमेल के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, बच्चे का जन्म होता था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाला संतान गुण में थोड़ा सा बदल जाता था, उसमें फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फिर उसका संतान और थोड़ा सा गुण में चेंज कर गया, उसका संतान और भिन्न, उसका संतान और भिन्न। तो हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ अंतर उत्पन्न होते चला गया। 1.5 करोड़ वर्ष समय लगा और यही बंदर धीरे धीरे परिवर्तित होते होते लंबे समय के बाद एक इतना ज्यादा चेंजिंग हो गया कि धीरे धीरे ये मनुष्य में विकसित हो गया। यहां पर हम देख सकते हैं, हमको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले बंदर था, वो 4 पैर से चलता था। धीरे धीरे वो जो है उसमें परिवर्तन होने लगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। विकास का प्रोसेस, यही प्रोसेस कहलाता है क्या? इवोल्यूशन, विकास। तो धीरे धीरे वो फिर 2 पैर से, फिर पहले 4 पैर से चलता था, फिर वो 2 पैर से चलना शुरू किया। धीरे धीरे वो विकसित होकर के आधुनिक मानव बन गया, होमो सेपियंस। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। हम लोग इसके बारे में बेहतर तरीके से चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो दुनिया में विकसित हुए हैं, आधुनिक मानव जो इस पृथ्वी पर है, इसका पूर्वज क्या था? बंदर था। उसमें करोड़ों वर्षों तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण कुछ ना कुछ विभिन्नता उत्पन्न होते चला गया, वेरिएशन आते गया, और करोड़ों वर्षों का समय लगा, तब जाकर के बंदर, प्राचीन काल का बंदर मानव में विकसित हो पाया। एक और इमेज देख लीजिए, ये मानव का विकास दिखा रहे हैं कि पहले जो है साफ बंदर जैसे दिखते थे, ठीक है ना। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी कौन से अच्छे दिखते हैं। तो क्या है कि हम लोग पहले बंदर जैसे दिखते थे, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होते गया, परिवर्तन होते गया, परिवर्तन होते होते जो है आधुनिक मानव का विकास हो गया, ठीक है ना। पहले बिल्कुल बंदर जैसे दिखते थे, धीरे धीरे परिवर्तन होते गया और आधुनिक मानव होमो सेपियंस, हम लोग क्या बन गए हैं? आधुनिक मानव होमो सेपियंस। तो जीवों में लाखों करोड़ों वर्षों तक चलने वाली वैसी प्रक्रिया जिसके कारण प्राचीन काल के सरल जीवों से वर्तमान युग के जटिल जीवों की उत्पत्ति होती है। इस लाखों करोड़ों वर्षों तक चलने वाली प्रक्रिया को ही हम कहते हैं इवोल्यूशन, विकास कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान चूंकि संतान गुण में भिन्न हो जाता है और जीवों में अगर लाखों करोड़ों वर्षों तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते रहे तो काफी लंबे समय के बाद, करोड़ों वर्षों के बाद जीव का गुण इतना बदल जाएगा कि उसको नई जाति का जीव माना जाएगा और यही पूरा प्रोसेस कहला जाएगा इवोल्यूशन, विकास। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन विकास में सहायक होता है। लेकिन जिन जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिन भी जीवों में प्राचीन काल से केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होते चला गया, अलैंगिक जनन ही होते चला गया, वो प्राचीन काल में जैसा था आज भी वैसा ही है। जैसे अमीबा की बात करते हैं, सूक्ष्म जीव। प्राचीन काल से लेकर अरबों वर्ष पहले भी अमीबा था और तब से लेकर आज तक उसमें अलैंगिक जनन ही हो रहा है, इसलिए आज भी वो अमीबा के ही रूप में है। प्राचीन काल से लेकर आज तक में उसमें कोई विकास नहीं हुआ है, क्योंकि अलैंगिक जनन हुआ है। संतान पेरेंट के ही समान, उसका संतान उसके समान, उसका संतान उसके समान, कोई नया लक्षण आता ही नहीं है।
विकास की कोई संभावना नहीं होती है। यही बात है। लास्ट पॉइंट है फास्ट प्रोसेस, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतान जल्दी जल्दी बन जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगता है। जैसे अगर मनुष्य में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या है कि फादर का जो स्पर्म है वो मदर के बॉडी में जाता है, फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। तो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होने में ही 9 मंथ का समय लगता है। माँ के बच्चादानी में बच्चा 9 महीना तक विकसित होते रहता है, तब जाकर के फिर बच्चे का जन्म होगा। तो एक बच्चे को जन्म देने में 9 मंथ का समय तो जरूर लग जाता है। तो 9 मंथ के इंतजार के बाद एक बच्चे का जन्म होगा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना इंतजार नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुरंत नए बच्चे का जन्म हो जाता है। मतलब ये कि अलैंगिक जनन में संतान जल्दी जल्दी बनता है और लैंगिक जनन में संतान बनने में समय लगता है। मतलब ये कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फास्ट प्रोसेस है, संतान तुरंत बन जाएगा। तो संतान बनाने में ज्यादा समय लगा नहीं, तो ये जल्दी प्रोसेस संपन्न हो जाता है, ये फास्ट प्रोसेस है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतान बनाने में ज्यादा समय लगता है। मतलब ये क्या है, स्लो प्रोसेस है। ये अंतर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ओविपेरस एनिमल्स और विविपेरस एनिमल्स। एक हम लोग और भी पढ़ेंगे, वो है ओवोविविपेरस एनिमल। ओविपेरस एनिमल का सिंपल सा मतलब है अंडे देने वाले जंतुओं को हम कहते हैं ओविपेरस एनिमल। जो भी जंतु की मादाएं अंडे देती है उसको बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स, और शिशु को जन्म देने वाले जंतु को कहते हैं विविपेरस एनिमल्स। हम यहाँ देख रहे हैं कि मुर्गी अंडे देती है, तो मुर्गी को बोलेंगे क्या, ओविपेरस एनिमल्स। और जो है ये क्या चीज का फिगर है, ये है घोड़ा, ठीक है ना। तो इसमें मादा के द्वारा बच्चे को जन्म दिया जाता है, तो ये क्या हो गया, विविपेरस एनिमल्स। वह सभी एनिमल्स जो जिनकी फीमेल्स अंडे देती है उसको बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स। अंड प्रजक प्राणी बोलेंगे, ठीक है ना। और जो है वह सभी एनिमल जिनकी फीमेल्स बच्चे को जन्म देती है वो कहलाता है क्या, विविपेरस एनिमल्स, सजीव प्रजक कहते हैं। एक पॉइंट और हम लोग पढ़ेंगे ओवोविविपेरस, तो ठीक से समझते हैं ये क्या होता है। ओविपेरस एनिमल्स मतलब अंडे देने वाले जंतु। इसका मतलब क्या हुआ, अंडे देने वाले जंतु, ठीक है ना। अंडे देने वाले जंतु को क्या बोलेंगे, ओविपेरस एनिमल्स कहेंगे। इसमें होता क्या है, जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो खैर होगा, ठीक है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो होगा। जायगोट बनता है फीमेल पेरेंट के बॉडी के अंदर। जैसे पक्षियों में जो मेल पक्षी है, जो नर पक्षी है, उसका जो स्पर्म है, जो मेल गेमिट है, वो जाता है मादा पक्षी के शरीर में, और मादा पक्षी के शरीर में होता है ओवम, फीमेल गेमिट। तो नर पक्षी का जो स्पर्म है वो मादा पक्षी के शरीर के अंदर जाकर ओवम से जुड़ जाता है, यानी कि हो जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फिगर भी बना के दिखा रहे हैं, ये है ओवम, ठीक है ना, ये क्या है ओवम, और इसमें चला गया क्या, स्पर्म। फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, है ना, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। पक्षी की बात कर रहे हैं, और बन गया अब क्या, जायगोट। क्या बन जाएगा, जायगोट बन गया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया जायगोट। ये क्या बन गया, जायगोट। जायगोट वैसे छोटा होता है, लेकिन अब जायगोट का आकार बड़ा हो जाएगा। जायगोट में माइटोसिस सेल डिवीजन नहीं होगा। पक्षियों में जायगोट में अभी तुरंत माइटोसिस सेल डिवीजन नहीं होता है। ये जायगोट आकार में बड़ा हो जाता है। ये जायगोट आकार में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये जायगोट आकार में हो गया बड़ा, और इस जायगोट के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच बन जाता है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच बन जाता है। इसको हम कह दिए
कैलकेरियस सेल, यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का ये क्या हो गया, कवच हो गया। ये कैल्शियम कार्बोनेट का कवच हो गया। फिगर को थोड़ा सा इस साइड करते हैं। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का कवच, है ना। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का कवच, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का ये क्या है, कवच। और यही बन गया अंडा। ये बन गया क्या, एग। ये क्या बन गया, एग। एग यानी अंडा, ये फर्टिलाइज्ड एग है। ये है फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है ना। यही हो गया है एग। और यही उस मादा पक्षी के सिर से बाहर निकल जाएगा, अंडा बाहर निकल जाएगा। तो एक ताजा अंडा जो होता है ना, वो होता है फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि वो जायगोट ही है, वो जायगोट ही है। ये जो एग है ना, ये एक्चुअल में क्या है, ये जायगोट ही है, ठीक है ना। बस इस जायगोट के चारों तरफ क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बन गया, और हम इसको एग कह दिए। तो एग जो होता है वो एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से घिरा हुआ जायगोट होता है। ये फर्टिलाइज्ड एग है। और ये आ गया मादा पक्षी के शरीर से बाहर। अब क्या होगा, बाहर में ही, यानी बाहरी वातावरण में, इस अंडा के अंदर ये जो जायगोट है, इसमें होने लगेगा सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन होने लगेगा, ठीक है ना। इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होने लगेगा। जब इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो इसमें बहुत सारा क्या बन जाएगा, सेल्स बन जाएगा, बहुत सारा सेल्स बन जाएगा, बहुत सारा क्या बन गया, सेल्स बन गया, है ना। ढेर सारा बन गया इसमें सेल्स। और अब ये कहलाएगा एम्ब्रायो। अब ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा एम्ब्रायो कहलाएगा। एग का लेयर है ही, एग का लेयर रहेगा ही, ठीक है ना, एग का लेयर रहेगा ही। अब ये क्या कहला गया, एम्ब्रायो कहला गया। तो जायगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट फीमेल पेरेंट के शरीर के अंदर हुआ या बाहरी वातावरण में एग के अंदर हुआ, बाहरी वातावरण में एग के अंदर हुआ। यानी कि जायगोट से एम्ब्रायो जो विकसित हो रहा है वो अंडा के अंदर हुआ, बाहरी वातावरण में हुआ, और फिर धीरे धीरे ये एक बच्चे का रूप लेगा। फिर ये कवच टूट जाएगा और कवच के टूटने से फिर बच्चा बाहर आएगा, ठीक है ना। इस कवच के फिर टूटने से ये जो कवच है ये आगे चल करके एक ये कवच इस तरह से टूट जाएगा और अंदर से जो है ना, अंदर से जो है, अंदर से एक पक्षी का जो है बच्चा बाहर निकलेगा। अब पक्षी तो हमसे बनेगा नहीं, है ना, बना देते हैं जैसे तैसे, ठीक है। तो अंडा फटा और अंदर से शिशु पक्षी का जो बच्चा है वो बाहर निकल गया। तो ओविपेरस एनिमल्स का मतलब है कि अंडा देने वाला जंतु को कहते हैं ओविपेरस एनिमल। और इसमें क्या होता है, जायगोट से एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट है वो अंडा के अंदर होता है, ठीक है ना। जायगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कहां होगा, अंडा के अंदर होता है। जायगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कहां पर होता है, अंडा के अंदर होता है, अंडा के अंदर, या बोलेंगे फीमेल पेरेंट के बाहर, फीमेल पेरेंट के बॉडी के बाहर, फीमेल पेरेंट के बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर तरफ होता है। एग्जाम्पल क्या क्या दे सकते हैं, तो बर्ड्स सभी पक्षियां, और क्या दे सकते हैं, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब हो गया सरीसृप। बर्ड्स मतलब सभी पक्षियां और रेप्टाइल्स का मतलब सरीसृप, यानी कि सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, ये सब सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, ये सब क्या कहलाता है, रेप्टाइल्स। सब की मादाएं अंडे देती है। तो ओविपेरस एनिमल समझ में आ गया। फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल जायगोट बन जाएगा, जायगोट फिर धीरे धीरे जायगोट के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनेगा, अंडा का रूप बन जाएगा, फिर वो अंडा फीमेल पेरेंट के बॉडी से बाहर निकल जाएगा और बाहरी वातावरण में ही अंडा के अंदर जायगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा और फिर अंडा के फटने से फिर बच्चा बाहर निकल जाता है। ऐसा एनिमल कहलाता है क्या, ओविपेरस एनिमल्स।
सभी पक्षियाँ, सभी सरीसृप यानी सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ और सभी पक्षियाँ, ये सब क्या होती है? ओविपेरस एनिमल्स होती है। विविपेरस एनिमल्स को देखते हैं। विविपेरस एनिमल शिशु को जन्म देने वाला जंतु, ठीक है ना। शिशु को जन्म देने वाला जंतु, ठीक है ना। बच्चे को जन्म देने वाला जो एनिमल होगा वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा विविपेरस, ठीक है। विविपेरस एनिमल, इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। कहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? फिगर बना के दिखा दें कि ये है फीमेल गेमिट, ठीक है ना, और इसमें प्रवेश किया स्पर्म, फर्टिलाइजेशन हो गया। ये क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। ये क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। अब क्या बन जाएगा? जायगोट। क्या बनेगा? क्या बन गया? जायगोट। क्या बन गया? जायगोट। और ये जायगोट मां के शरीर के अंदर है। इस जायगोट में माइटोसिस सेल डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। माइटोसिस सेल डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। इसमें बहुत सारा क्या बनेगा? पहले 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल। सेल्स का संख्या बढ़ती जाएगा। ये बन गया अब क्या? एम्ब्रायो। ये एम्ब्रायो कहां पर बना? फीमेल पेरेंट के शरीर के अंदर, शरीर के अंदर, ठीक है ना। यहां लिख देते हैं फीमेल पेरेंट के बॉडी के अंदर बना, ठीक है ना। उम्मीद है कि दिखाई पड़ रहा होगा। फीमेल पेरेंट के बॉडी के अंदर बना और शरीर के अंदर धीरे धीरे ये एक बच्चे का रूप लेता है, ठीक है ना। ये जो है एम्ब्रायो धीरे धीरे बच्चे का रूप लेगा और फिर जो है ना शिशु का जन्म होगा। शिशु का जन्म हो जाता है, ठीक है ना। मां बच्चे को जन्म देती है। तो जायगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, क्या कहीं कोई अंडा बना है? नहीं। क्या शरीर के बाहर जायगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हुआ? नहीं। मां के शरीर के अंदर डेवलपमेंट हुआ, यानी कि जायगोट बना मां के शरीर में, जायगोट से एम्ब्रायो विकसित हुआ मां के शरीर में, और मां के शरीर से बाहर क्या आएगा? शिशु बाहर आएगा, बच्चे का जन्म होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है ना जायगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट फीमेल पेरेंट के बॉडी के अंदर होता है। मां के शरीर के अंदर जायगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। और इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा सभी मैमल्स, सभी स्तनधारी, जैसे मनुष्य हो गया, ह्यूमन, गाय, कौ, टाइगर, etc। जितना भी मैमल्स है, जितना भी स्तनधारी है, सबकी मादाएं बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने वाले एनिमल को ही क्या कहते हैं? विविपेरस एनिमल कहते हैं। अंडे देने वाले जंतु को कहते हैं ओविपेरस एनिमल। बच्चे को जन्म देने वाले जंतु को कहते हैं विविपेरस एनिमल। एक और होता है जो कि बुक में पढ़ने के लिए एक्चुअल में दिया नहीं गया है, लेकिन जानना चाहिए, ओवोविविपेरस एनिमल्स। ओवोविविपेरस एनिमल्स, इसका क्या मतलब है? कुछ जंतु होता है जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। शरीर के अंदर जायगोट बनेगा, जायगोट के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बन जाएगा तो अंडा बन जाएगा, ठीक है ना। जायगोट के अंदर ही जायगोट किस रूप में चेंज करेगा? अंडा के रूप में चेंज करेगा। बनाते हैं फिगर। ये हो गया फीमेल गेमेट, इसमें प्रवेश किया स्पर्म, मेल गेमेट, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, ठीक है ना। ये क्या बन गया? ये बन गया जायगोट। अब जायगोट के बाहर जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट का वो कवच बन गया, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का ये कवच बन गया, और ये कवच जैसे बन गया तो ये जायगोट ही है, लेकिन ये बन गया क्या? अंडा बन गया, एग बन चुका है। एग, ये जायगोट ही है लेकिन कि अंडा का रूप ले लिया। और ये कहां पर अंडा बना? ये फीमेल पेरेंट के शरीर के अंदर बना, ठीक है ना। बॉडी के अंदर, यहां इसे शॉर्ट में लिख देते हैं, बॉडी के अंदर बना, फीमेल पेरेंट के बॉडी के अंदर बना।
अब ये अंडा शरीर से बाहर नहीं आएगा। ओविपेरस एनिमल्स में क्या हुआ, अंडा बना और ये अंडा शरीर से बाहर आ गया था ना, और बाहरी वातावरण में अंडा के अंदर जायगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन इसमें क्या होता है कि अंडा फीमेल पेरेंट के शरीर के अंदर ही रह जाएगा और अंडा के अंदर जायगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट भी हो जाएगा। जायगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, ये हम बना दिए एम्ब्रायो, इसको मान लिया क्या है, ये है एम्ब्रायो अंडा के अंदर, ठीक है ना, एग के अंदर, अंडा के अंदर में ये अंडा ही है, ठीक है ना, एग के अंदर, यहां लिख देते हैं अंडा के अंदर, अंडा के अंदर, और पेरेंट यानी शरीर के भी अंदर, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर फीमेल। अभी ये अंडा बाहर निकला ही नहीं है, मां के शरीर के अंदर ही है और एम्ब्रायो विकसित हो गया, और फिर अंदर में ही ये जो कवच है ना ये टूट जाएगा, अंदर में ही ये कवच क्या होगा, टूट जाएगा और बाहर निकलेगा इसका संतान, ठीक है ना, बाहर निकलेगा क्या, संतान बाहर निकलेगा, बाहर आता है कौन, संतान। तो मां के शरीर से जो बाहर निकलेगा वो संतान बाहर निकलेगा, लेकिन शरीर के अंदर बना था क्या, अंडा। यानी कि शरीर के अंदर बनता है अंडा और अंदर में ही, शरीर के अंदर ही अंडा से वो जायगोट से एम्ब्रायो बन जाता है और अंदर में ही अंडा फट जाएगा, लेकिन फीमेल द्वारा बच्चे को जन्म दिया जाएगा। शरीर के अंदर अंडा बनेगा, शरीर के अंदर अंडा बनेगा, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर अंडा का निर्माण होता है, शरीर के अंदर अंडा का निर्माण होता है, लेकिन परंतु, अच्छा यहां लिख देते हैं, शरीर के अंदर अंडा का निर्माण होता है, ठीक, अंडा से एम्ब्रायो का विकास शरीर के अंदर ही होता है, लेकिन शरीर से बाहर शिशु निकलता है, ठीक है ना, शरीर से बाहर क्या निकलेगा, शिशु। एग्जाम्पल क्या है, तो कुछ सांप है, स्नैक्स, ठीक है ना, कुछ सांप है जो कि सांप ऐसे जनरली अंडे देती है, सांप की मादाएं अंडे देती है, लेकिन कुछ कुछ सांप को देखा जाता है कि डायरेक्ट बच्चा बाहर आता है। तो सांप अगर डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो विविपेरस है। सांप के अंदर बनता है अंडा, वो अंडा शरीर के अंदर ही रह गया और अंदर में ही जायगोट से एम्ब्रायो विकसित हो जाएगा, शरीर के अंदर ही अंडा भी फट जाएगा, लेकिन बाहर निकलेगा क्या, संतान बाहर निकलेगा। तो हम ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, ओवोविविपेरस एनिमल्स कहते हैं। वैसा जंतु जिसके शरीर के अंदर अंडा का निर्माण होता है, अंडा में ही जायगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट शरीर के अंदर ही हो जाता है, अंदर में ही अंडा फट जाएगा, लेकिन बाहर शरीर से क्या निकलेगा, संतान बाहर निकलेगा। तो ओवोविविपेरस एनिमल्स समझ में आ गया। ओविपेरस एनिमल्स का मतलब अंडे देने वाला जंतु, विविपेरस एनिमल का मतलब बच्चे को जन्म देने वाला जंतु, और ओवोविविपेरस में अंडा का निर्माण होगा शरीर के अंदर, अंदर में ही डेवलपमेंट होगा एम्ब्रायो का और अंदर में अंडा फटेगा, शरीर से बाहर क्या निकलेगा, संतान बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो हमारा ये लेक्चर यहां हो जाता है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट हम क्लिक करवा रहे हैं, आप सब जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ठीक है ना, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आज का ये लेक्चर यहाँ होता है कंप्लीट। हम लोग
मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले 2 लेक्चर में ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अगले 2 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 2 को रोकेंगे, पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, फिर 3 पढ़ेंगे, फिर 4 पढ़ेंगे, तब हम लोग फिर 2 पर आएंगे। ठीक है ना, कुछ रीजन से चैप्टर नंबर 2 को कुछ समय के लिए रोकेंगे। हम लोग 1-2 महीने के बाद चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ लेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।